हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को यहाँ पर में लाइक कर दिया था। तो ये वही बच्चे हैं जो इस जो है फ्रेंड्स सेशन को यहाँ पर में फ्यूल दे रहे हैं। यही वो बच्चे हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन भी, ईद हो, दिवाली हो, होली हो, उस दिन भी जो है आप लोगों के लिए क्लास ली जाए, आप लोगों के लिए मेहनत की जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था, एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स। और जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो वहां पर में शेयर कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स इसी तरीके से मैक्सिमम सेशंस आप लोगों के लिए लिए जा सके। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और जब आपको भी पता है कि बीपीएससी के कोई भी जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, और इसी वजह से टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन है जो बिहार एग्जाम्स में पूछे गए वो आप लोगों को टीआरई 4.0 में उपलब्ध करा के देने का एक निर्णय लिया है, ठीक है। तो फुतूहत आलमगिरी, ठीक है, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फुतूहत आलमगिरी। अब इसको याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ये कहीं पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है 70वीं बीपीएससी के अंदर में आप लोगों को रिपीट होकर दिखने के लिए मिल जाएगी। ओके, तो फुतूहत आलमगिरी, आलमगीर जो है ये नाम किसका था? पहली बात तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, औरंगजेब का नाम था, औरंगजेब का, ठीक है, आलमगीर नाम था। तो फुतूहत आलमगिरी जो है ये ईश्वरदास नागर ने लिखी थी, ठीक है, ईश्वरदास नागर ने, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो जोधपुर से बिलोंग करते थे, ये मुगल ऑफिसर थे मुगल दरबार के अंदर में, और इन्होंने जो औरंगजेब था उसके लिए ये फुतूहत आलमगिरी नाम की पुस्तक लिखी थी, ठीक है। चलिए, तो फुतूहत आलमगिरी ये याद रखेंगे आप लोग। ये लिखी थी ईश्वरदास नागर ने, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए आप लोगों ने याद रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट को। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं हमारे आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ईद है आज, और ईद के अवसर पर आप सभी लोगों को जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। 51% जो है फ्रेंड्स ऑफ चल रहा है, और काफी सारे बच्चे जो है ये इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है आप लोगों की। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स 51% ऑफ का जो है वो आनंद ले सकते हो किसी भी कोर्स के अंदर में। चलिए नाउ फ्रेंड्स, फुतूहत आलमगिरी के लेखक कौन है? ये राजस्थान सीईटी के अंदर में पूछा गया प्रश्न था, आप लोग देख सकते हो, वहां से डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन था, है ना। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर में। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि मैं आप लोगों के लिए टीचिंग परीक्षा ने, ठीक है, एक स्पेशल इंतजाम किया है, ठीक है। स्पेशल इंतजाम आप लोगों के लिए किया है टीचिंग परीक्षा ने। मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। आप लोग देखिए, आप लोगों को स्क्रीन जो है फ्रेंड्स मेरी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। आप सभी लोगों को, आप लोग देखिए फ्रेंड, टीचिंग परीक्षा हमने आपके लिए क्या किया है, जितने भी बीपीएससी के अलग अलग जो है एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, ठीक है, वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो कोर्स है आप लोगों का पूरा ये 199 रुपीज की एक ई बुक आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर में बिहार की अलग अलग एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कवर किया गया है। जैसे कि प्लासी के युद्ध के पश्चात, ठीक है, बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? अब देखिए ये भी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कि पलासी की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो बिहार का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो राजा सिताब राय जो थे, ठीक है, इनको बनाया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बन जाता है ना, इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी डीए सीओ के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद में आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हमने आपके लिए इसको बायलिंगुअल रखा है। हु लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन बैटल ऑफ बक्सर? डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है, मुनरो ने किया था। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन एएओ की एग्जाम के अंदर में, डीएसीओ की एग्जाम के अंदर में आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स? हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसका मेंबर कौन बना था? तो आप देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आपके जितने भी क्वेश्चन, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया, ओके, तो भारतीय जो कंपनीज थी जो आई थी उनके अंदर में, उनसे रिलेटेड भी जो फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पर में रखे। जो भी बीपीएससी के जितने भी टीआरई 4.0 के अंदर में आज रात तक जितने भी बच्चे एनरोल हो चुके होंगे,
ठीक है, उन सभी को ये फ्री में मिलेगा। और जो बाकी के बच्चे जो नहीं है कोर्स में, वो अलग से लेना चाहते हैं, तो 199 रुपीज का ये ई बुक है फ्रेंड्स। आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आप लोग इसको ऐप में ही पढ़ पाओगे, क्योंकि बहुत मेहनत से निकाला है, बहुत मेहनत से इसको किया है। आपका एक एक क्वेश्चन हमने देखा है, उसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल रखा है, एग्जाम्स के अंदर में रिसर्च की गई है, बहुत ज्यादा मेहनत इसके अंदर में लगी है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए की गई है। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो इसका आनंद लेना चाहते हैं, ठीक है, बीपीएससी 4.0 की बैच के अंदर में जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को ये फ्री में मिलेगा। इसके अंदर में अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने रखे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, आप लोग देखिए इसको, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों का। इसके अंदर में बोला गया है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला किया गया था। तो नागपुर में किया गया था। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो कैंसल पेपर था, पेपर 2, ठीक है, इसके अंदर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है, पॉलिटी के अंदर में। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों का इस तरीके से भी हम लोगों ने लिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पर में लिया हुआ है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इवन बीपीएससी टीआरई के भी क्वेश्चंस इसके अंदर में इंक्लूड किए गए हैं हमारे द्वारा। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता कौन से क्षेत्र से थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे। ये 43वीं बीपीएससी से 1999 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी आप लोगों के लिए लाया गया है। ठीक है, ओके। तो ये आप देखिए इस तरीके की चीजें हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे 1947 में, मतलब आजादी के समय में? जेबी कृपलानी। सीडीपीओ के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? इस तरीके के भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब किया गया था? वर्धा में क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास हुआ था वर्धा के अंदर में। वर्धा कहां पर में? आप लोगों का फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अंदर में। तो इस तरीके के ये पॉइंट रहेंगे। जो बच्चा आज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 199 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग बीपीएससी के जो है फुल कोर्स के अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये मिल जाएगा आज रात में, जितने भी बच्चे रहेंगे उन लोगों को। तो फुतुवत आलमगिरी के लेखक कौन थे? फुतुवत आलमगिरी के लेखक जो है फ्रेंड्स ईश्वर दास नागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो पहली बार मौलिक अधिकारों के प्रस्तावों को पारित किया गया था जी। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कराची अधिवेशन के अंदर में। कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोगों का DSSB के अंदर में आया था क्वेश्चन अभी। ठीक है, तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे फ्रेंड्स आपके यहाँ पर में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कराची अधिवेशन 1931, ठीक है, जब गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौते के बाद में जो है ये हुआ था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जब इसको हम निकाल रहे थे यहाँ पर में, ठीक है, तो ये जो था ना सारा का सारा आप लोगों का, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कल बहुत देर तक, मतलब इवन समझ लीजिए कि मैं सुबह ही सोया हूँ। आप लोगों का सुबह ही जो है हो पाया था, क्योंकि रात भर आप लोगों के लिए मेहनत ही कर रहे थे। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आया था, प्रथम गोलवेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आया था कि नहीं आया था बीपीएससी टीआरई री एग्जाम के अंदर में आपका क्वेश्चन? ठीक है, तो लॉर्ड इरविन। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता आप लोगों का, ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? देखिए, तो गांधी इरविन पैक्ट जो है ये आप लोगों का 1931 में हुआ था। 67वीं बीपीएससी के अंदर में आया था क्वेश्चन। 53 के अंदर में आया था। 44वीं बीपीएससी के अंदर में आया था सन 2001 के अंदर में। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये पूरा का पूरा कवर किया गया। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसके बाद में ये कराची अधिवेशन उसी के लिए बुलाया गया था। तो हाथों हाथ बोले एक काम करते और करते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों को जो है इसका जो प्रस्ताव था उसको भी पास करवा लिया गया। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था, प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था आप लोगों का कराची अधिवेशन के अंदर में। कराची अधिवेशन किसके लिए बुलाया गया था? लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुआ था उसके लिए बुलाया गया था। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। 45th नंबर का अधिवेशन था ये। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, अब मैं आप लोगों को, वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं 1900, आप लोग रेडी हो? जितने लोग रेडी है अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए तो बताइए, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। ठीक है, बताइए जल्दी से।
देखिए 1907 वाले की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सूरत अधिवेशन था फ्रेंड्स। सूरत अधिवेशन जो है ये आप लोगों को 1907 में हुआ था, और रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे। रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, रास बिहारी घोष। इसी के अंदर में नरम पंथी और गरम पंथियों के बीच में बंटवारा हुआ था सूरत अधिवेशन के अंदर में। गया अधिवेशन जो है फ्रेंड्स ये बिहार के अंदर में हुआ था, ठीक है। और जो है चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ओके, गया अधिवेशन के इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गया अधिवेशन के अंदर में ही, और बाद में जो है इन्होंने, ठीक है, स्वराज पार्टी बनाई थी गया अधिवेशन के अंदर में। चित्तरंजन दास 1922 में बिहार के अंदर में हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 के अंदर में, इसमें मौलिक अधिकारों से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव किसने दिया, तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में देखिए घनिष्ठता देखिए। अध्यक्ष जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्होंने मौलिक अधिकारों को बनाने का जो है वो जो था, ठीक है, वो प्रस्ताव तैयार करने का काम किसको सौंपा? उन्होंने अपने सबसे खास, जो अपना प्यारा था, अपना दुलारा था, आंखों का तारा था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको काम सौंपा ये, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव ये तैयार किया था, उनकी कमेटी ने तैयार किया था। नाउ फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया था? सीडीएस जीके प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर में पूछा गया प्रश्न आपका। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते रहे फ्रेंड्स, देखिए खुशबू कुमारी भी बोल रहे हैं आप लोगों के लिए कि जल्दी से सभी, हर एक बच्चा एक एक जगह पे शेयर हो जाना चाहिए यहाँ पर में, हर एक बच्चे की तरफ से। तब मुझे लगेगा यार कि जो मैं रात भर जागकर आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उसके बाद में जो है एक फंक्शन के दिन भी एक आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहे हैं, तो वो सफल हो रही है, और आप लोग जो है उसको ये कर रहे हो, रेसिप्रोकेट कर रहे हो। प्यार दो तरफ होना चाहिए। नाउ, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में भारतीय मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था किसके द्वारा, कौन से सेशन में? कराची सेशन के अंदर में, कराची सत्र 1931 के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित किए गए थे, ये दोनों ही कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 1900 कराची अधिवेशन में 1931 के अंदर में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति से रिलेटेड, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन? लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए जल्दी से। थैंक यू वेरी मच रोशन जी। सर आप याद करवा देते हो, थैंक यू अक्षय। रंजन कुमार जी, आप एक बार जो है ना वो नंबर पे कॉल कर लीजिएगा प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग आंसर्स करते रहिए। बहुत बढ़िया, देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स कर रहे हो यहाँ पर में। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूं कि डेमोक्रेसी मींस रूल ऑफ पार्टी नहीं, ठीक है, रूल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, रूल ऑफ पीपल, ठीक है, तो लोगों का शासन। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, आप लोगों के लिए डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लगाया है हमने, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, ठीक है, रूल ऑफ पीपल, ओके। और ये वाला जो पॉइंट है आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी है आप लोगों का, उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां से आया था, रूल बाय द पीपल, ठीक है, ये लिया गया था, जिसके अंदर में बोला जाता है कि जनता के पास में जो है वो सबसे जो है अप्रतिम जो है शक्ति जो होती है वो जनता के पास में होती है,
ठीक है। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 51% ऑफ आज ईद जो है उसकी अवसर के ऊपर में, तो सभी लोगों को ईद मुबारक। और आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स को, टीचिंग परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या फिर फ्रेंड्स इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आप लोग डायरेक्टली, टीम आपकी हेल्प कर देंगी। नीचे में भी लिंक दी गई है, हाउ टू बाय बीपीएससी कोर्स, ठीक है, उसके ऊपर में क्लिक कर सकते हो आप लोग। या फिर कोई भी, अगर आपको यूपी सुपर टेट लेना है, डी ट्रिपल एस भी लेना है, केवीएस की बैच लेना है, कोई भी आप ले सकते हो, 51% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हो ना। फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, ठीक है, ये बीपीएससी एएओ का क्वेश्चन, आपका 66वीं बीपीएससी के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज द यूनिट, किसका मात्रक है, टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का, इंटेंसिटी का, किसका, तो लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर की बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो देखो कोई ये हमारा मान लो सूरज है, ठीक है, हमारा सूर्य है, ठीक है। अब यहां से ये सन है, ठीक है। अब एक है प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम के एक दूसरा एक तारा है आपका। अब ये तारा जो है ये बहुत दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि किलोमीटर में गिनेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आ जाएंगे आप लोगों के लिए। तो आप क्या करते हो, आप ऐसे गिनते हो इसको कि भाई प्रकाश को, जब प्रकाश की किरण यहां से निकली, ठीक है, तो एक साल में जो है वो एक निश्चित दूरी तय करती है। तो जितनी निश्चित दूरी वो तय करती है एक साल के अंदर में, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उतने दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष की दूरी कहते हैं। तो ये जो है ये 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। मतलब कि यहां से अगर प्रकाश निकलता है तो इसको यहां तक पहुंचने में 4.2 वर्ष लग जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो दूरी है ये 4.2 प्रकाश वर्ष की है। तो प्रकाश वर्ष बेसिकली समय का नहीं, ये दूरी का यूनिट है, कि प्रकाश को इतनी दूरी तय करने के अंदर में जितना समय लगा होगा वो उतनी दूरी है, ठीक है। प्रकाश को जितना समय लगा होगा, तो प्रकाश की, ठीक है, ये डिस्टेंस मापने का यूनिट है बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैं जैसे अर्थ या सूरज से हम लोग मान लेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना किलोमीटर दूर है, तो ये देख सकते हो इतना बड़ा नंबर है ये आपका। अब इतना बड़ा नंबर जो है फ्रेंड्स, ये तो केवल 4.2 लाइट ईयर्स है। ये कई 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 सितारे ऐसे जो 1-1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, तो बताओ कितना लंबा चौड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोग लाइट ईयर्स में इसको मापते हैं कि यहां से यहां तक जो है वो प्रकाश की किरण को पहुंचने में 4.2 साल लगते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया लाइट ईयर्स, ठीक है, इतना डिस्टेंस हो गया। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। आलमगिरी आलमगीर नामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बता दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। बीपीएससी तक 2.0, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आपका। हाउसवाइफ जो है वो पढ़ पा रही है, आगे बढ़ रही है, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आलमगीर नामा पुस्तक की, तो आलमगीर नामा पुस्तक जो है मुल्ला दाऊद, दारा शिको, मिर्जा मोहम्मद कासिम। अच्छा पहले बताओ ये आलमगीर नाम किसका था, ये आप लोगों को तो डायरेक्टली बताना है। तो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने ये पुस्तक लिखी थी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड टेट के अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने ये पुस्तक लिखी थी आलमगीर नामा। आलमगीर जो है ये किसका नाम था, औरंगजेब का नाम था ये, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स मिर्जा मोहम्मद कासिम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, औरंगजेब के समय काल के अंदर में जो पहले स्पेशली पहले जो 10 साल थे उसका उन्होंने जो है वो इतिहास इसके अंदर में लिखा है आलमगीर नामा के अंदर में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, 66वीं बीपीएससी का री एग्जाम का क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी बताइए आप लोग। 1500 बच्चों के लिए केवल यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स 10 बच्चे कम है यहाँ पर में। 1265 आप लोगों ने लाइक भी कर दिए। जल्दी जल्दी से सेशन को इसी तरीके से आगे भी बढ़ाते रहेंगे आप लोग सभी। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल, ठीक है। आप लोगों को मैं पूरा का पूरा याद करा दूंगा एक बार, जितने लोग चाहते हैं अगर पूरा का पूरा याद करा दूं तो अभी के अभी फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके ऊपर में, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए, अभी अभी करते हैं आप लोगों के लिए याद, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर में कि पहले जो बना था सबसे पहले, वो बना था बंगाल का गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर था, ठीक है। वो कौन था आपका, ये बताएंगे आप सभी लोग, जिसने प्लासी की लड़ाई के अंदर में जो है फ्रेंड्स हराया था। ओके, जल्दी से बताइए आप सभी। विलियम बेंटिक नहीं था। अरे मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, बंगाल का गवर्नर कौन था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, ओके, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर की पोस्ट का नाम बदल के बंगाल की गवर्नर जनरल कर दिया गया था, ठीक है। अब ये था गवर्नर जनरल, हाँ गवर्नर जनरल, ये जीजी जो लिखा है ना ये गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो था आप लोगों का, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन
हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, ठीक है, ये फर्स्ट बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल, गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल हो गया था। फिर गवर्नर जनरल के बाद में हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ये देखिए यहां पर में बंगाल की जगह पे अब इंडिया आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बना था आपका, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम, विलियम बेंटिक, बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो बदलकर हो गई वायसराय, ठीक है, क्या हो गई, वायसराय, वायसे रॉय, ये हो गई पोस्ट। और ये बना था आपका लॉर्ड कैनिंग, सबसे पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोगों से गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाए तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाए तो वॉरेन हेस्टिंग्स था पहला, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि यही पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, तो विलियम बेंटिक, और वायसराय बोला जाए तो लॉर्ड कैनिंग। अब आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा, चलो अब आप लोग बताएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ, गवर्नर जनरल या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या था, आंसर बताएंगे आप लोग, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताना है आप सभी लोगों ने, फास्ट, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग तो पहला वायसराय था, ठीक है, वायसराय था ये, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का, और ये लोग तो कुछ पहले पहले थे नहीं, तो नन ऑफ दी अबव आंसर होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला जो था वो था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है, बेंटिक, याद करो आप लोग यहाँ पर में, ये देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, तो इसीलिए आंसर ई होगा इसका। कमेंट में आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी जल्दी से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा को हटाने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। नाउ अब देखिए यहाँ पर में बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धारवाड़ शैल संरचनाओं से संबंधित है, धारवाड़। अब आप लोगों को मैंने जो है ना थोड़ा सा बताया था कि बिहार के अलग अलग इलाकों के अंदर में अलग अलग प्रकार की जो है चट्टाने पाई जाती है, ठीक है, बिहार के अलग अलग इलाकों के अंदर में, ओके। बताइए धारवाड़ शैल संरचना। अच्छा मैं आप लोगों को पहले आंसर हटा दूं क्या, एक बार पहले आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, फिर आप लोगों से वापस से पूछता हूँ, ठीक है, एक बार आंसर हटा देता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोगों से देखते हैं कि फिर से आप लोग क्या आंसर कर पाते हो या नहीं, ठीक है। चलिए, धारवाड़ शैल संरचना बिहार के कौन से इलाके में पाई जाती है, उससे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर में, ओके, धारवाड़ शैल संरचना जो है फ्रेंड्स बिहार के दक्षिण पूर्वी जो बिहार है आप लोगों का, वहां पर में पाई जाती है धारवाड़। ये यहाँ पर में आप देख सकते हो, ये वाला जो इलाका है दक्षिण दक्षिण पूर्व वाला जो इलाका है आप लोगों का, यहाँ पर में धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है, ठीक है। विंध्यन जो चट्टाने हैं आप लोगों की, विंध्यन, ठीक है, ये पाई जाती है आप लोगों की इधर कैमूर और, ठीक है, रोहतास वाले इलाके के अंदर में, कैमूर और रोहतास वाला जो इलाका है आप लोगों का, सोन नदी घाटी जो है उधर साइड में पाई जाती है विंध्यन, विंध्या जो है इनको विंध्यन चट्टाने बोलते हैं, क्योंकि विंध्या जो पहाड़ी रेंज है उसी का एक्सटेंशन है वो वहां की चट्टाने। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों के जो है हमारे यहाँ पर में बिहार के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है, ठीक है, वो है आप लोगों की क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी जो है ये मध्य बिहार के अंदर में पाई जाती है, आरा, डुमराव, मोकामा, बीटा, मुजफ्फरपुर, सारण, ये जो पूरा बिहार का पटना जो पूरा बीच का इलाका है, यहाँ पर में सबसे ज्यादा क्षेत्र में क्वार्टरनरी जो है आप लोगों की क्वार्टनरी जो है चट्टाने पाई जाती है। और टर्शरी जो चट्टाने हैं ये पाई जाती है आप लोगों की उत्तरी क्षेत्र के अंदर में, ठीक है, या आप लोगों का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर में, ओके, टर्शरी पश्चिमी चंपारण वाला जो इलाका है, तराई क्षेत्र जो हिमालय का बिहार के अंदर में, वहां पर में। तो अब अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कोई भी चीज, ये बार बार रिवीजन से ही याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर में धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पर में पाया जाता है, दक्षिण पूर्व बिहार के अंदर में, मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर जिले के अंदर में। विंध्यन क्षेत्र, विंध्या जो है वो आपका इधर साइड में जो छोटा सा रोहतास और कैमूर वाला जो इलाका है, सोन नदी घाटी वाला इलाका, वहां पर में पाई जाती है। टर्शरी वो चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाले इलाके में। और क्वार्टरनरी जो है वो क्वार्टरनरी जो है वो पूरे बीच के बिहार में, ठीक है, मध्य बिहार के अंदर में, और सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। और सबसे नई वाली चट्टान, इन सब में सबसे नई चट्टान यही है, क्वार्टनरी, ओके। अब चलिए आप आंसर करो, अब आंसर करो आप लोग। बिल्कुल आराध्या गुप्ता, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आंसर करो इस चीज का, धारवाड़ शैल चट्टानों से संबंधित कौन सी है, धारवाड़ ये सबसे पुरानी वाली चट्टान है। सबसे नई वाली जो है आप लोगों की ये हो जाएगी आप लोगों की क्वार्टनरी, और धारवाड़ सबसे पुरानी वाली। तो ये कहां पर में पाई जाती है आप लोगों की, ये पाई जाती है साउथ ईस्ट बिहार, मुंगेर, जमुई जैसे जो इलाके हैं ना, वहां पर में साउथ ईस्ट के अंदर में, ओके। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, ये साउथ ईस्ट वाला जो इलाका है ना आप लोगों का, ये साउथ और साउथ ईस्ट वाला इलाका उधर साइड में पाई जाती है, ठीक है।
धारवाड़ क्षेत्र की चट्टाने। डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार की मिट्टी से रिलेटेड वाला। ओके चलिए, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो है ये कब हुई थी आपकी, काकोरी। चलिए, तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की हुई थी 1925 में, सबसे पहली बात तो। ठीक है, 1925 में भी कब हुई थी, तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ये आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था पिछले सुपर टेट के अंदर में, कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी जो है ये हुई कब थी आप लोगों की। ठीक है, तो 1925 आया था। अब आप लोगों को 9 अगस्त 1925 पूरा का पूरा याद रखना है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर में। काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर में जो है फ्रेंड्स राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे जो लोग थे, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, 1924 में। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी के अंदर में कौन सी संस्था शामिल थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये शामिल थी, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, काकोरी नाम की एक जगह है लखनऊ के पास में, वहां पर में जो है फ्रेंड्स इस ट्रेन को रोका गया। इस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन इसका नाम था। ठीक है, 8 डाउन ट्रेन। इस ट्रेन के अंदर में से जो है फ्रेंड्स 8,000 रुपए के करीब जो है यहाँ से ले लिए गए थे। ठीक है, राम प्रसाद जो है बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, ठीक है, इनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में फांसी दे दी गई थी। तो कई बार जो है ना ऑप्शन में आप लोगों से पूछा जाता है कि किसको दी गई थी। एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ठीक है, 65वीं बीपीएससी के अंदर में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों के अंदर, आप लोगों के यहाँ पर में ऐड भी किया गया हमने जो आप लोगों के लिए निकाले हैं। ठीक है, 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन था कि इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस रिवोल्यूशनरीज हैंग्ड वर। ठीक है, तो किसको हैंग किया गया था, वो पूरे ऑप्शन थे, लेकिन हमने आपके लिए वन लाइनर जो निकाला है, ठीक है, उसके अंदर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जो है आप देख सकते हो यहाँ पर में, मतलब बाकी के ऑप्शन अलग थे। तो जब कॉपी किया जाएगा क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के और ऑप्शन के साथ में, तो आप डायरेक्टली पिन टू द पॉइंट ऑप्शन को लगा सकते हो। ओके चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों की जो है ये मिल जाएंगी आपको। जो भी बच्चा आज शाम तक एनरोल कर चुका होगा उसको मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी बच्चे अगर कोर्स में नहीं होना चाहते तो 199 रुपीज की अलग से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे आप लोग, इसकी प्रिंट नहीं निकाल पाओगे, केवल ऐप पर पढ़ पाओगे उसको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण। अब ये तो क्वेश्चन यार अब आपको आना ही चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए, तो बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो पश्चिमी, ये मैप भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, उदयपुर अभ्यारण्य, ये सबके सब आप लोगों के कहां पर में, पश्चिमी चंपारण के अंदर में है। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर मैं एक मौका देता हूँ। आप लोग मुझे जो है फ्रेंड्स अभी कमेंट के अंदर में बताओगे। ठीक है, राजगीर, ठीक है, आप लोगों का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर में, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। कांवर झील जो है वो आप लोगों को, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कौन से वाले जिले के अंदर में दिख रहा है आप लोगों को। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में दिख रहा है, आप लोग इसको जूम कर सकते हो। आप लोग आपकी स्क्रीन के ऊपर में आप लोग ऐसा पिंच आउट कीजिए, आप लोग जूम कर पाओगे इसको। ठीक है, 1487 लाइक्स हो चुके, 13 लाइक दूर है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में केवल 1500 से। जल्दी जल्दी से कर देंगे आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते शेयर कर देंगे आप सभी। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है विक्रमशिला गांगे जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है ये कहां पर में आप लोगों का। ओके, चलिए बताते जाइए। यहाँ पर में बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहां पर में, बड़ेला पक्षी सलीम अली अभ्यारण्य, बड़ेला पक्षी अभ्यारण्य भी बोलते हैं, या बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी उसको बोला जाता है। तो ये भी आप लोग बता देंगे, बड़ेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर जो है फ्रेंड्स स्क्रीन को जूम करके और देंगे आप लोग। ये पूरा का पूरा एचडी मैप्स और इस तरीके के कई सारे मैप्स आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किए जा चुके हैं। ठीक है,
चलिए नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर द लास्ट साइन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी फटते हैं, आपको पता है। ठीक है, ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी के फटने के बाद में अंतिम क्रियाएं आपको क्या देखने के लिए मिलती है? ठीक है, गेसर, क्रेटर, धुआरे, जिसको वातिमुख या फिर फेमरोल्स बोलते हैं। तो बताइए, ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, है ना, आप लोगों के 31वें नंबर का क्वेश्चन जनरल स्टडीज के अंदर में, बीपीएससी टीआरई पीआरटी के अंदर में। तो आंसर क्या था इसका, आपको पता है ना, इसका आंसर था धुआरे। ठीक है, धुआरे, वातिमुख, ठीक है, फेमरोल्स। कैसे होते हैं ये फेमरोल्स? ये देखिए यहाँ पर में, ये बस आखिरी में क्या होता है, ये गैसेस निकलती है, कई बार जहरीली गैसें होती है, इसमें से धुआं निकलता है, गैस और धुआं निकलता रहता है इसमें से, धुआं, इसी वजह से इसको धुआरे बोलते हैं। ज्वालामुखी फट गया, अब वो बेचारा शांत होकर बैठा हुआ है, बस जहरीली गैस निकल रही है उसके अंदर में से। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है, धुआरे बोलते हो उसको। तो ज्वालामुखी की सबसे लास्ट क्रिया क्या होती है? ठीक है, धुआरे निकालना। बस धुआरे निकालना मतलब आप बैठ गया, आराम से थक गया, वो धुआं निकाल रहा है, बस इस तरीके से। ओके, चलिए, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन था जिसको मैंने ना आप लोगों को, जो आपकी पेड क्लास है उसके अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिसमें हमने 1857 का विद्रोह, जिन भी बच्चों ने देखा है टीआरई 4.0 की पेड क्लास के अंदर में, वो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। गोविंद धोंदू पंत, जिसे लोकप्रिय रूप से नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, मतलब नाना साहेब की बात हो रही है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ठीक है, 1857 के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ओके, अब आपको बताना है यहां पर में, ओके, आप लोगों को बताना है कि किसके दत्तक पुत्र थे ये, किसने इनको गोद लिया था। ये उनके असली बेटे नहीं थे, उनको दत्तक लिया गया था, गोद लिए हुए बेटे थे। ओके, तो गोविंद धोंडू पंत, जिसे लोकप्रिय रूप से नाना साहेब के नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये पेशवा बाजीराव दो जो थे ना, पेशवा बाजीराव सेकंड, इनके गोद लिए हुए बेटे थे ये, पेशवा बाजीराव दो के गोद लिए हुए बेटे थे। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, पेशवा बाजीराव दो। अब पेशवा बाजीराव दो के बारे में एक चीज और याद रखनी है आप लोगों ने, ये पेशवा बाजीराव दो जो थे ये आखिरी पेशवा थे। ठीक है, पेशवा बाजीराव दो आखिरी पेशवा थे, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, मराठाओं के आखिरी पेशवा कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, लास्ट पेशवा, लास्ट पेशवा मराठाओं के। ठीक है, तो ये थे पेशवा बाजीराव दो। ठीक है, नाना साहेब जो है ये कहां से कमान संभाले थे, तो ये कानपुर से कमान संभाले थे, कानपुर से। 1857 के अंदर में इन्होंने जो है अपने आप को जो है वो नायब घोषित कर दिया था, किसका? ठीक है, अपने आप को जो है नायब घोषित कर दिया था उन्होंने। ठीक है, मुगल बादशाह जो थे ना, मुगल एम्पेयर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, उनका नायब, उनका डेप्यूटी घोषित कर दिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह में। इनका असली नाम एक्चुअली गोविंद ढोंडू पंत था, बट प्यार से इनको नाना साहेब बुलाते थे, कानपुर से लड़ाई लड़ रहे थे ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नाना साहब के बारे में हम लोगों ने पूरा देखा हुआ है। यहाँ पर में ये अडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए बेटे थे पेशवा बाजीराव दो के, लेकिन अंग्रेजों ने इनको नया पेशवा मानने से मना कर दिया था क्योंकि ये गोद लिए हुए बेटे थे। ठीक है, इसी वजह से। नाउ, बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? बिहार में प्रवाहित होने वाली, जो बिहार में प्रवाहित होती है, इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग लगाओगे यहाँ पर में, तो आपको समझ में आएगा, रिहान नदी जो है ना, ये आप लोगों की बहती है, ठीक है, यूपी के अंदर में, यूपी एमपी यूपी के अंदर में। ठीक है, एमपी यूपी के अंदर में रिहान नदी, तो ये तो बिहार में जाती ही नहीं है। ठीक है, माही नदी जो है फ्रेंड्स, ये कहा जाती है आप लोगों की, ये माही नदी और तापी नदी भी बिहार में नहीं आती। माही नदी के बारे में बता दूं आपको, मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर गुजरात जाती है। ठीक है, 2 बार काटती है ये कर्क रेखा को। तापी नदी भी मध्य प्रदेश और गुजरात में जाती है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बारी आती है गंगा सोन गंडक कोसी, गंगा सोन पुनपुन मयूर राक्षी। ठीक है, या फिर अगर इन दोनों में से नहीं हुआ तो फिर, या दोनों हुए तो फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ द अबव आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में एक्चुअली आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, मयूर राक्षी जो नदी है ना, ये कहां पर में बहती है, ये बताइए। जो बच्चा पहले भी लेक्चर देख चुका होगा उसको पता होगा, मयूर राक्षी। ठीक है,
मयूराक्षी जो रिवर है आप लोगों की, ये झारखंड के अंदर में बहती है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना था। ठीक है, झारखंड के अंदर में, झारखंड के अंदर में मयूराक्षी रिवर। इसी वजह से ये भी आप लोगों का ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। बाकी गंगा नदी बहती है, सोन नदी भी आती है बिहार के अंदर में, गंडक नदी और कोसी नदी ये भी बिहार में बहती है। यहाँ ये नहीं बोला कि पूरी तरह से बिहार में जो बहती है, ये बोलती बिहार में आती है कम से कम। ठीक है, तो मयूराक्षी रिवर आती नहीं, माही रिवर आती नहीं, ठीक है, रिहाड़ नदी, तापी नदी आती नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को याद करना था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। झारखंड से निकलती है मयूराक्षी रिवर आप लोगों की, और फिर पश्चिम बंगाल में जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में जाती है, पश्चिम बंगाल के अंदर में। ओके, झारखंड से निकलकर, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। ओके, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग। मयूराक्षी रिवर आप लोगों की झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, सोमेश्वर हिल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जल्दी बता दीजिए। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पहले अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, बिहार और झारखंड के अलग होने से पहले बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों से। बिहार और झारखंड जब ये एक ही थे, ठीक है, तो तब बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती थी? ये भी बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर मैं कंटिन्यूअसली आप लोग जो है वो आंसर्स कर रहे हो। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी चीजें पढ़ा सकूं। तो सोमेश्वर हिल जो है फ्रेंड्स, ये आपकी पश्चिमी चंपारण के अंदर में मिलेंगे आप लोगों को, जो कि अभी बिहार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सोमेश्वर हिल्स 865 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सोमेश्वर फोर्ट जो है, या सोमेश्वर हिल्स बोला जाता है इसको। ठीक है, सोमेश्वर फोर्ट, सबसे सोमेश्वर किला, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के अंदर में है और सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बिहार और झारखंड जब एक था तो पारसनाथ हिल, ठीक है, ठीक है, पारसनाथ, ठीक है, जो हिल थी ये सबसे ऊंची चोटी थी आपकी, पारसनाथ। ये भी याद रखना है आप लोगों ने, पारस हिल सबसे सबसे ऊंची चोटी, आज ये झारखंड में चली गई है। इसी वजह से आप लोगों का अब सोमेश्वर हिल सबसे ऊंची चोटी बन गई। अदरवाइज जब बिहार और झारखंड एक थे तब पारसनाथ हिल जो थी, या पारस हिल जो थी आप लोगों की, ये सबसे ऊंची चोटी थी। अब ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी हो गई है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को ये पश्चिमी चंपारण के अंदर में मिलेगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, फ्लैट 51% ऑफ है आप लोगों का। प्रीमियम कंटेंट, प्रीमियम क्वालिटी के क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप लोगों के, जिससे आपकी एग्जाम क्लियर होंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड, चापेकर भाइयों ने पुणे में महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, डब्ल्यू सी रैंड और उनके सहायक, ठीक है, एस्कॉर्ट जो थे, लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, ये कौन है? आयर्स्ट उनके सहायक थे, उनकी हत्या कर दी थी। एक्चुअली वो गए थे इनकी हत्या करने के लिए, डब्ल्यू सी रैंड की हत्या करने के लिए। ये प्लेग कमिश्नर थे पुणे के, प्लेग कमिश्नर मतलब प्लेग की रोकथाम करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो इसने बड़े बेदर्दी से जो है वो प्लेग को रोका। जैसे कि मान लीजिए कोरोना फैला था ना, तो आपको कैसे घर में दबोच लिया गया था, ठीक है, दबोच लिया गया था मतलब पाबंदी लगा दी गई थी आपके बाहर निकलने के ऊपर में, और बहुत सारी चीजें थी। तो डब्ल्यू सी रैंड जो है वो उससे खतरनाक था। वो तो लोगों को, जिसको प्लेग वगैरह हुआ है, उसको अलग थलग करके एकदम खराब जगहों के ऊपर में रख के अलग कर देता था। बेसिकली उसका मकसद था प्लेग को फैलने से रोकना, लेकिन उसका जो तरीका था वो बड़ा खराब था। और उसका एक साथी था आयस, आयस को नहीं मारना था उन लोगों ने, आयस तो उसका जो बेसिकली आप लोग बोल सकते हो अंगरक्षक टाइप का था। ठीक है, तो चापेकर बंधु जो थे, ठीक है, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि, ये जो चापेकर बंधु थे, इन लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसके साथ में जो है ये लेफ्टिनेंट आयस जो है उसकी भी हत्या हो गई, वो भी मर गया था पुणे के अंदर में। तो ये घटना घटी थी आप लोगों की फ्रेंड्स 22 जून 1897 के अंदर में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना था, 22 जून 1897 के अंदर में ये हुआ था आप लोगों का पूरी की पूरी घटना। इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये जो पॉइंट है आप लोगों का, ओके, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग जो है जस्ट अ सेकेंड, जी,
तो ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ठीक है, चापेकर बंधुओं ने, चापेकर बंधु, दामोदर हरि, ठीक है, बालकृष्ण हरि चापेकर, इन लोगों ने एक्चुअल में मारा था। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में वासुदेव हरि चापेकर जो थे, ठीक है, वो भी इनके भाई थे, उनको भी जो है यहाँ पर में पकड़ लिया गया था इनके इसमें, और बाद में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। कब हुआ था ये आप लोगों का? 1897 के अंदर में। ओके, 1897 के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर यहाँ देख पा रहे हो तो ये इसमें देखिए, आप लोगों को जो बुक मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है, लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या की किसने की थी, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या की। ओके, आंसर हो जाएगा यहाँ पर में दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि चापेकर जो थे। ये बीपीएससी टीआरई के अंदर में आया था, जो कैंसिल हो गया था आप लोगों का पेपर, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था। ये भी आप लोगों के लिए कवर किया गया है उसके अंदर में, आप लोग यहाँ पर में देख पा रहे हो। और इवन इंग्लिश में भी है, लेफ्टिनेंट आयर्स जो है वो किल्ड बाय दामोदर हरि, वासुदेव हरि, जो थे आपके बालकृष्ण हरि, ठीक है, चापेकर बंधु थे ये लोग, इन्होंने मारा था। और इसके नीचे में मैंने वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए दे दी है, जो थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए होनी चाहिए, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे। अदरवाइज कोशिश की गई है कि उसको रेस्ट्रिक्ट रखा जाए वन लाइनर के रूप में। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स ये है, और आज रात तक, आज शाम तक जो भी बच्चा इसके अंदर में एनरोल हो जाएगा उसको ये बुक मिल जाएगी। 199 रुपीज की ई बुक है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग खरीद भी सकते हो 199 रुपीज का, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के इस पे आप लोग फोन करके। अदरवाइज आप लोगों में से जो भी बच्चा आज रात 12 बजे से पहले तक ले लेगा कोर्स बीपीएससी का, ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली ये बुक 199 रुपीज की बाकी सारी चीजों के साथ में, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो 51% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में इसका लाभ उठा सकते हो। सारा कंटेंट तो आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ ये वाली जो बुक है आप लोगों को वो भी मिल जाएंगी। केवल उसमें हिस्ट्री नहीं, उसमें ज्योग्राफी भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी आज हिस्ट्री अपलोड होने वाला है, ठीक है, आज हिस्ट्री अपलोड होने वाला है, उसके बाद में जो है कल ज्योग्राफी अपलोड होगा आप लोगों का, उसके बाद में इकोनॉमिक्स अपलोड होगा आप लोगों का बिहार का, बिहार की पॉलिटी अपलोड होगी, उसके अंदर में बिहार की से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज है वो अपलोड होगा। जितने भी क्वेश्चंस बिहार से रिलेटेड पूछे गए हैं वो अपलोड होने वाले इसके अंदर में, ठीक है। पेड वाले जो आज रात तक, रागिनी जी देखिए, आज रात तक जो पेड बच्चे रहेंगे, आज रात 12 बजे तक जितने भी बच्चे खरीद चुके होंगे पेड कोर्स, उन सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। कल से जो बच्चे खरीदेंगे उन लोगों को खरीदना पड़ेगा अलग से। इसी वजह से जो भी बच्चा चाहता है टीचिंग परीक्षा के कोर्स में एनरोल होना, वो आज रात 12 बजे से पहले हो सकता है। 51% ऑफ भी चल रहा है, ठीक है, तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ओके, चलिए जी। आज हिस्ट्री पूरा अपलोड हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कल ज्योग्राफी अपलोड होगा, परसों जो है आप लोगों का इकोनॉमिक्स पॉलिटी अपलोड होगा। तो इस तरीके से जो है उस कोर्स के अंदर में अपलोड होता रहेगा। ई बुक रहेंगे, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता दूं, डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा उसको, ताकि कंटेंट लीक ना हो इस वजह से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोर्स कितने का ये पूछ रहे थे, तो देखिए नंबर चल रहा है आपका 96978844 ठीक है, इस पर कॉल कर सकते हैं। सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट है, इतने कम दाम में इतनी सारी चीजें जो आपको मिल रही है ना, ठीक है। आप ये देखिए कि आप कॉस्ट 100-200 से के देखने से अच्छा आप लोगों ने ये देखना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। 35,000 रुपए पर मंथ की जॉब आप लोगों को मिल रही है, और उसके उसमें आप लोगों का ये इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। मतलब आप 35 जो है कोर्स खरीद सकते हो एक ही महीने के अंदर की सैलरी के अंदर में आपके। इतना इतना सस्ता ये कोर्स है आपका, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।